Hello, my dear students. Here we are going to begin Science and Technology Part 2, and it's chapter first, Heredity and Evolution. First of all, my children, let's see what is heredity. Heredity यानी क्या होता है? Heredity is the transfer of biological characters from one generation to another via genes. So let us see the meaning of this statement. Heredity is the transfer. Transfer means एक में से दूसरे में चले जाना, ट्रांसफ़र करना. क्या ट्रांसफ़र हो रहा है यहाँ पर? बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स. व्हाट आर द बायोलॉजिकल कैरेक्टर माय चिल्ड्रन? बायोलॉजिकल कैरेक्टर मतलब क्या होता है? एक इंसान का जो फिजिकल कैरेक्टर्स है, यानी कैसा दिखता है, उनका हाइट कैसा है, उनके बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, ये बायोलॉजिकल कैरेक्टर में फिजिकल कैरेक्टर हुआ. मेंटल कैरेक्टर यानी शॉर्ट टेम्पर्ड है क्या, जल्दी गुस्सा आने वाला है क्या, या बहुत ही काइंड है क्या, ज़्यादा बात करने वाला है क्या, या मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स यानी कम बात करने वाले हैं क्या, तो ये और जल्दी जल्दी रोने वाले हैं क्या, या मेंटल पावर ज़्यादा है. ये ऑल दीज आर मेंटल कैरेक्टर्स. ये सभी कैरेक्टर्स को टुगेदर वी कैन से बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स. तो एक व्यक्ति का, एक इंसान का, एक जानवर का, एक लिविंग थिंग, बॉडी कैरेक्टर, फिजिकल कैरेक्टर और मेंटल कैरेक्टर ऑल टुगेदर सभी बायोलॉजिकल कैरेक्टर एक जनरेशन में से दूसरे जनरेशन में पास ऑन होना, ट्रांसफ़र होना वाया जीन्स, जिसके ज़रिए, जीन्स के ज़रिए उसे हेरिडिटी कहते हैं. देखते हैं ये हेरिडिटी में क्या होता है. अभी समझो हम में से सभी लोग दिखते हैं, हमारे थोड़ा बहुत दिखते हैं हमारे पेरेंट्स के जैसा. सभी लोग अपने पेरेंट्स के जैसे दिखते हैं. पर आपको क्या लगता है हम पूरे के पूरे डिक्टो पेरेंट के जैसे हैं? अगर ऐसा होता तो क्या होता? इतने सारे फ़र्क नहीं नज़र आते हैं. हम दिखते ज़रूर हमारे पेरेंट्स के जैसा, लेकिन कुछ हद तक, कुछ लिमिटेशन से. यानी हम में से किसी को देखकर सामने वाले पहचान सकते हैं, हाँ ये आप सो एंड सो व्यक्ति के बच्चे हैं, पर आप वही व्यक्ति तो नहीं हैं. दैट मीन्स कुछ सिमिलैरिटीज है, यानी कुछ सेम दिखता भी है, एंड सम वेरिएशंस, कुछ चेंजेस भी है. आप डिक्टो सेम टू सेम हमारे पेरेंट्स के जैसा हम दिखते नहीं हैं. देर आर सम वेरिएशंस. तो ये वेरिएशन किस वजह से होता है और ये सिमिलैरिटी किस वजह से होते हैं? ये सभी एक्चुअली हेरिडिटी है. हम हमारे पेरेंट्स के जैसे दिखना और कुछ चेंजेस हमारे बॉडी स्ट्रक्चर में, हमारे बिहेवियर में वगैरह होना, कुछ वेरिएशंस. ये वेरिएशन किस वजह से होता है? कुछ म्यूटेशंस की वजह से होता है. अब ये म्यूटेशन क्या है, ये सभी हम हेरिडिटी में स्टडी करते हैं. म्यूटेशन यानी जब अभी हम, हमारा जो पेरेंट्स का क्वालिटी हमें आने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, कौन है इसका इसके लिए रिस्पॉन्सिबल? वो होता है जीन. आपने सुना होगा डीएनए, क्रोमोसोम. तो ये सभी चीज़ हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. ऑलरेडी आप 9th स्टैंडर्ड में इसका बेसिक सब पढ़ चुके हैं, तो हम फिर भी इस फर्स्ट वीडियो में हम वही जो बेसिक्स जो 9th में हमने पढ़े उसको थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते, ताकि ये लेसन हमें थोड़ा आसान हो जाए. और हेरिडिटी के बाद हमको ये लेसन में मेन टॉपिक क्या है हमारा? इवोल्यूशन. अभी इवोल्यूशन क्या है? इवोल्यूशन का भी स्टेटमेंट, जो डेफिनेशन मैंने आपको स्टार्टिंग में, इस वीडियो के स्टार्टिंग में दिया है. इवोल्यूशन इज द ग्रेजुअल चेंज occurring in living organisms over a long period of time, over a long duration. Evolution यानी ग्रेजुअल चेंज, यानी ग्रेजुअल यानी स्लोली स्लोली, धीरे धीरे, कंटिन्यूसली, धीरे धीरे कंटिन्यूसली होने वाले चेंज. किसमें? लिविंग ऑर्गेनिज्म में, यानी ह्यूमन बीइंग हो, एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, जो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इवन बैक्टीरियाज तक की क्यों ना हो, ये बहुत सालों में बहुत ही स्लोली कंटिन्यूसली होने वाला जो चेंजेस ओवर अ लॉन्ग ड्यूरेशन. ये चेंजेस 5 दिन के लिए, 10 दिन के लिए नहीं, ओवर अ लॉन्ग ड्यूरेशन. यानी ये जो चेंज होते आया है हज़ारों साल से,
और वो चेंज जो हो गया फिर और कंटिन्यूसली चेंज होते रहता है, वो भी स्लोली। ये चेंज को एवोल्यूशन कहते हैं। तो दो टर्म हमने अभी यहाँ पर देखा, हेरिडिटी एंड द अदर वन इज एवोल्यूशन। हेरिडिटी यानी पेरेंट्स का बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स ऑफस्प्रिंग में, व्हाट डू यू मीन बाय ऑफस्प्रिंग, OFFSPRING, ऑफस्प्रिंग यानी उनके बच्चे, बच्चों में ट्रांसफर होना, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, हर जनरेशन होते होते, यानी हम हमारे माँ बाप के जैसे दिखेंगे, हमारे बच्चे हमारे जैसे दिखेंगे, या उसमें थोड़ा बहुत हमारा पेरेंट्स का भी कुछ स्पेशलिटी या कुछ कैरेक्टर्स आ जाएंगे। देखो अभी हम हमारे पेरेंट्स के जैसे दिखते तो भी, या पेरेंट्स की क्वालिटी है तो भी कोई कोई लोगों में हमारे पूर्वजों के यानी दादा, ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर, उनका भी कुछ क्वालिटीज़ आते हैं। तो दैट इज़ हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। आपको अभी इवोल्यूशन में बताओ तो हम सुने कि हम यानी ये पूरे ह्यूमन बीइंग्स बने हैं, सबसे पहले एप थे, एप यानी मंकीज, स्पेशल काइंड ऑफ मंकीज। तो पहले एप थे, APE, और अभी वो एप में से चेंज होकर आज का इंसान यानी होमो सैपियन सैपियन बने। तो ये पूरा इवोल्यूशन है। इवोल्यूशन में हमने ये सुना है कि सबसे पहले जब अर्थ बना तो बहुत ही हॉट था एटमॉस्फेयर पूरे, तो बहुत टाइम, बहुत सालों तक लगे, हज़ारों साल लगा उसको कोल्ड होकर, ऊपर का सरफेस थोड़ा सा कड़क होकर, जो आज का जो अर्थ हम दिखते हैं वैसा बनने में बहुत टाइम लगा। और उसके बाद अर्थ में पानी में पहला लिविंग थिंग्स पाया गया, या पहला लिविंग सेल पाया गया। तो पहला जो सेल बने थे वो था प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट मतलब क्या होता है, जिसका आपने वो भी 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, जिसका सेल के अंदर, मतलब प्रोकैरियोट मतलब वो सेल है जिसका सेल ऑर्गेनल्स, अभी सेल ऑर्गेनल्स क्या होता है आपने सुना होगा, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सब काफ़ी कुछ चीज़ें, न्यूक्लियस, ये सभी चीज़ें एक सेल के अंदर होता है। एक लिविंग थिंग का सबसे छोटा स्ट्रक्चरल यूनिट होता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल स्मॉलेस्ट यूनिट होता है सेल। वो सेल के अंदर बहुत सारे और भी ऑर्गेनल्स है, छोटे छोटे और भी पार्ट्स है। तो प्रोकैरियोट्स के सेल के अंदर, प्रोकैरियोट्स यानी वो सेल है जिसके अंदर जो सेल ऑर्गेनल्स प्रॉपरली मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, यानी उसके ऊपर से कवरिंग मेम्ब्रेन नहीं है या वेल डेवलप्ड नहीं है। और वो जगह में यूकैरियोट्स जो है, यूकैरियोट्स के सेल ऑर्गेनल्स सब अच्छे वेल सेल बाउंडेड है, या उसको सॉरी मेम्ब्रेन बाउंडेड है। उसके ऑर्गेनल्स के बाहर से एक पक्का सेल मेम्ब्रेन है और पूरे सेल के ऑर्गेनल्स वेल डेवलप्ड है। तो ये दो चेंजेस हमने प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में देखे। जब इवोल्यूशन का शुरुआत हो रहे थे, यानी अर्थ में लिविंग थिंग्स आने लगे, तो सबसे पहले प्रोकैरियोट्स आया इस दुनिया में। यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, है ना। यूनिसेलुलर मतलब क्या होता है, यूनिसेलुलर यानी जिसका पूरे बॉडी एक ही एक सेल से बने हुए हैं, सभी फंक्शन के लिए, पूरे बॉडी फंक्शन के लिए एक ही सेल थे। अभी उसके बाद यूनिसेलुलर आपने सुना होगा, अमीबा, पैरामीशियम, है ना। तो ऐसा बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स, सेल्स या लिविंग थिंग्स अर्थ में आने लगे। पहले लाइफ वाटर में आया और उसके बाद स्लोली 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 सालों तक, यानी कंटिन्यूसली ये जो बना हुआ, ये प्रोकैरियोट सेल्स के अंदर थोड़ा बहुत चेंजेस आते 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 यूकैरियोट्स बने। स्लोली मल्टी सेलुलर एनिमल्स बनना चालू हुआ। एक सेल में से 2 सेल वाले, 3 सेल वाले, 1-2 दिन में नहीं, हज़ारों साल में। ये रिपीटेडली मैं बोल रही हूँ आपको, ये सब चेंजेस होने में, ये इवोल्यूशन होने में, अभी चेंजेस के लिए मैं वर्ड यूज़ करूँगी इवोल्यूशन। तो ये इसके लिए सब हज़ारों साल लगा और नया नया लिविंग ऑर्गेनिज्म बनते गया। फिर हमारा जो पूर्वज है, यानी हमारा जो एंसेस्टर है, मंकी, एप बने। और
उसमें भी चेंजेस हुआ। आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि पहले वो चारों पैर से चलते थे हमारे जो पूर्वज है, फिर उसके बाद स्लोली स्लोली सामने के जो पैरों को उठाने लगे, वो पैर हाथ का जैसा काम करने लगे। स्लोली चेंजेस हुआ बॉडी में से, हेयर का, बॉडी पूरा हेयर से कवर्ड थे, वो हेयर धीरे धीरे रिड्यूस होने लगा। सामने का जो माउथ है प्रोट्रूडर थे, यानी आगे थोड़ा उठे हुए थे, जस्ट रियल मंकी जैसे, वो स्लोली स्लोली अंदर अंदर मूव होने लगे। ऐसा सालों बीते 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 इरेक्ट मैन बन गया, सीधा खड़े रहने वाला इंसान बन गया, सोचने वाला इंसान बन गया, होमो सैपियन बना। उससे पहले आपने क्रोमैनियन मैन पढ़ा, तो वैसा चेंजेस निएंडरथल मैन है ना, ये सब पढ़ के आए हम। तो ऐसा होते होते आज का होमो सैपियन सैपियन यानी वेल इंटेलिजेंट ह्यूमन बीइंग बन गए। तो ये पूरे प्रोसीजर को हम इवोल्यूशन कहते हैं। चलो हम वापस जाते हैं हेरिडिटी में, क्योंकि इवोल्यूशन का जो पोर्शन है थोड़ा सा आगे है, तो हेरिडिटी देखते हैं। हाउ डू दिस कैरेक्टरिस्टिक पास ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर? ये हेरिडिटी हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, किसके जरिए? एक अब ये हेरिडिटरी कैरेक्टर जो है वो जो वन जनरेशन से अदर जनरेशन में पास होते, जो वो किसके ज़रिए हो रहा है ये देखते हैं हम। यहाँ पर आंसर लिखा है वाया क्रोमोसोम्स। इससे पहले मैंने आपको बोला कि वाया जीन्स। कभी बोलेंगे लोग कि डीएनए इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। तो ये तीनों में क्या सिमिलैरिटी है, तीनों का टर्म्स का मीनिंग क्या है? चलो हम देख लेते हैं ये तीनों टर्म्स क्या होते हैं। सो लेट्स डू गो बैक इन हेरिडिटी अगेन। वापस हेरिडिटी में जाते हैं, क्योंकि इवोल्यूशन का जो पोर्शन हमारा टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है थोड़ा और आगे है। तो पहले हेरिडिटी को देखते हैं। हाउ डू दिस कैरेक्टरिस्टिक्स पास फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर? ये कैरेक्टरिस्टिक एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैसा पास ऑन होता है? आंसर इज वाया क्रोमोसोम्स, और यू कैन आंसर इट वाया जीन्स, और यू कैन से दैट वाया डीएनए। सो तीन आंसर एक ही क्वेश्चन में कैसा हुआ? दैट मीन्स देयर इज सम कनेक्शन बिटवीन दिस वर्ड्स chromosome, DNA, gene. So let us clear out our doubts regarding these three words. ये तीन टर्म्स के बारे में जो डाउट्स है, यानी तीन टर्म्स क्या होता है वो हम स्टडी कर लेते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट इज क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्या चीज़ होता है? एन एंटायर चेन ऑफ DNA along with a group of stabilizing proteins, यानी सिंपली कहेंगे तो क्रोमोसोम इज एन एंटायर चेन ऑफ डीएनए। अभी डीएनए भी आपने देखा होगा, डीएनए का स्ट्रक्चर आपने पढ़ा है। तो लेट अस सी व्हाट इज डीएनए। ये जो इमेज यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ बहुत ही फेमिलियर इमेज है, आपका लास्ट ईयर का टेक्स्ट बुक में आपने ये इमेज देखे हैं। एक डीएनए का स्ट्रक्चर हुआ। ओके, डीएनए फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब ये जो डीएनए है, अगर इसका फुल चेन कंटिन्यू पूरे इसे गूंदते गए तो वो बन जाएगा हमारा क्रोमोसोम। वापस हम क्रोमोसोम पर जाते हैं। ये देखिए बच्चों, यहाँ पर डीएनए का एक छोटा सा स्ट्रक्चर यहाँ पर दिया है, इधर दिख रहा है आपको। ये देखो, ये पूरे डीएनए है। ये इतना डीएनए यहाँ पर छोटा करते आए, ये पूरे ये यहाँ पर सब वही सेम स्ट्रक्चर है। ये थोड़ा एनलार्ज करके जूम करके हमें दिखाया, और यहाँ पे वो जूम नहीं किया हुआ है आगे जाते जाते। ये डीएनए को समझो बहुत सारे लॉन्ग डीएनए, ये डीएनए ऐसा गुंड डाल के मतलब ऐसा स्पिनिंग करते ऐसा और स्पिनिंग करते कुछ इस तरह का शेप में कन्वर्ट करेंगे। ओके, इस तरह का शेप में कन्वर्ट करके करते आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई देगा। वापस से मैं आपको बताती हूँ, ये जो डीएनए का लॉन्ग थ्रेड। ओके, इस थ्रेड को जैसे समझो कि हमने निटिंग के लिए जो वूल इस्तेमाल करते हैं, वो वूल या कोई धागा हमको अगर किधर रखना है तो हम पूरा ऐसे गुंडाल के नहीं रखते हैं,
हम क्या करते हैं, उसको गूंथते हैं, उसको स्पिनिंग करते हैं। तो इस तरह स्पिनिंग करते 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 ऐसा पूरा स्पिन होने के बाद यहाँ पर से ऐसा 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 कंप्लीट ऐसे गूंदाल कर जो रखा हुआ, मतलब ऐसा स्पिनिंग कर कर गूंद कर जो रखा हुआ करीब ऐसा जो स्ट्रक्चर होता है उसे क्रोमोसोम कहते हैं। ये सेल के अंदर कहाँ रहता है वो हम देखते हैं। अभी सपोज ये सेल है हमारा, ये हमारा सेल है, तो सेल के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं पूरे भरे हुए, और इसका मेन जो सेंट्रल पार्ट जो होता है, जो मेन पार्ट होता है, दैट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियस। वो आपने पहले क्लास में पढ़ा है। ओके, तो ये न्यूक्लियस के अंदर होता है ये पूरे क्रोमोसोम। अभी मैं सिर्फ यहाँ पे न्यूक्लियस बना रहा, समझो। ये न्यूक्लियस के अंदर टेढ़े मेढ़े ऐसे कोई ऑर्डर नहीं, ऐसा 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 पड़ा हुआ है क्रोमोसोम। या एक्चुअली इस ये पोजीशन में या ये स्टेज में उसको क्रोमैटिन फाइबर कहते हैं, उसको कहते हैं क्रोमैटिन फाइबर, क्योंकि वो फाइबर जैसा है, फाइबर यानी धागा, तो क्रोमैटिन फाइबर होता है। जब ये सेल डिवीज़न होता है, अब ये सेल डिवीज़न क्यों होना है? सेल डिवीज़न इसलिए होना है ताकि हमारे सेल्स और डिवाइड होकर डेवलप होकर न्यू सेल्स में कन्वर्ट हो जाए और हमारा बॉडी का डेवलपमेंट हो, हमारा या कोई भी लिविंग थिंग का। तो सेल डिवीज़न के टाइम पे, यानी एक सेल दो सेल में चेंज होने के टाइम, ये जो क्रोमैटिन फाइबर्स जो गुंडाल के जो पड़े हुए थे वो क्या हो जाएगा, पूरे ऐसे ऐसे ट्विस्ट होकर हमारा किस स्ट्रक्चर में बन जाएंगे, इस स्ट्रक्चर में बन जाएंगे, यानी हमारा क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो वैसा एक क्रोमोसोम बनता है। अगर आप ये क्रोमोसोम को खोलेंगे, उसका जो गूंधे हुए जो एक एक ट्विस्ट को आप खोलते जाओगे तो कैसा बनेगा, ये देखो ये चीज़ बनेगा, ऐसा 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 बनेगा। और ये चीज़ को अगर थोड़ा सा माइक्रोस्कोपिकली एनलार्ज करके आप देखोगे तो उसके अंदर आपको क्या दिखेगा, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिखेगा। ये धागों को, ये क्रोमैटिन फाइबर्स जो लॉन्ग करेंगे तो उसे हम डीएनए कहते हैं, यानी क्रोमोसोम ही पूरे डीएनए हैं। डीएनए को ऐसे ट्विस्ट कर करके घून डाल के पूरा गूंद कर रखे हुए जो चीज़ें, दैट इज़ क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम के अंदर से एक एक पार्ट आप देखोगे तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, कुछ इस तरह स्ट्रक्चर दिखेगा जो यहाँ पर है। ओके, तो ये अंदर डीएनए का ये स्ट्रक्चर ऐसा हुआ, ये पूरे लॉन्ग होता है, बहुत लंबे से होते हैं। और इस डीएनए में से मैंने समझो इतना एक पार्ट मैंने कंसिडर किया, इतने एक पार्ट समझो कोई फंक्शन कर रहा है, या कोई प्रॉपर्टी को, कोई कैरेक्टरिस्टिक को पास ऑन करने में मदद करते हैं, या कोई स्पेशल काइंड ऑफ प्रोटीन यहाँ पर क्रिएट कर रहा है, तो उतना जो फंक्शन वाला पार्ट को हम जीन कहते हैं। उतना जो फंक्शन वाले पार्ट जो होते हैं उसे हम जीन कहते हैं। यानी देखा जाएगा तो ये सभी ऑलमोस्ट सेम ही हैं। तो कुछ इस तरह हम लिख सकते हैं, जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक को पास करने वाले जीन्स होते हैं वो थोड़ा बड़ा हो गए, यानी बहुत सारे जीन्स टुगेदर मिलेगा तो वो डीएनए हो जाएगा, बराबर। डीएनए अगर पूरे डीएनए का जो क्रोमैटिन फाइबर बन के पूरे हो गया तो वो क्या बन सकता है, क्रोमोसोम बन सकता है। इधर स्पेस नहीं है तो मैं इस तरह लिखती हूँ, क्रोमोसोम्स बन जाते हैं। यानी क्रोमोसोम के अंदर ही डीएनए है, डीएनए के अंदर ही जीन्स है। तो हम बोल सकते हैं कि जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हेरिडिटी, या फिर डीएनए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हेरिडिटी, अदरवाइज क्रोमोसोम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हेरिडिटी। ओके, नाउ क्रोमोसोम को देखो गुंडाल के इस तरह रखेंगे तो ये है स्ट्रक्चर थोड़ा क्रोमोसोम का, ये देखिए ऐसा वूल को रखा हुआ जैसा, ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर हुआ। तो इट्स अ चेन ऑफ डीएनए, डीएनए का बहुत बड़ा एक चेन को ट्विस्ट करके रखे, लेकिन इसमें कुछ प्रोटीन्स भी इंक्लूड है। अब ये बार बार प्रोटीन्स क्यों कहते हैं,
क्योंकि ये जो जीन या ये डीएनए का पर्पस होता है या जीन का काम होता है कुछ किस्म के प्रोटीन्स को बनाना। ये प्रोटीन हमारे बॉडी का बहुत सारा फंक्शन को मदद करते हैं, यानी ये प्रोटीन ही हमारे बॉडी के अंदर का काफ़ी सारे काम करते हैं, या फिर हमारे पेरेंट्स का क्वालिटी हमें लाने के लिए प्रोटीन जिम्मेदार है। ये जो जीन्स ने क्रिएट किया हुआ प्रोटीन, ओके, वो हम आगे पढ़ेंगे। नाउ क्रोमोसोम के बारे में यहाँ पर कुछ और लिखते हैं। मैं The structure in the nucleus of cells that carries the hereditary characteristics is called chromosome. मैंने जिस तरह बताया आपको, न्यूक्लियस के अंदर जो स्ट्रक्चर होता है धागा 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 जैसा, जिसको क्रोमैटिन फाइबर कहते हैं, वो जब जॉइन होकर या ट्विस्ट होकर टुगेदर मिलता है क्रोमोसोम, जो हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र करते हैं। It is made up of mainly of nucleic acids and proteins. ये न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक का मीनिंग होता है न्यूक्लियर में प्रेजेंट वाला, न्यूक्लिक एसिड यानी जिसको एसिडिक प्रॉपर्टी है, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से ये क्रोमोसोम बने हुए हैं। यानी ये जो डीएनए उसके अंदर पूरे न्यूक्लिक एसिड है। डीएनए का फुल फॉर्म आपने सुना ही होगा, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड का मतलब होता है जिसके अंदर कार्बन के पेंडा कार्बन यानी 5 कार्बन के मॉलिक्यूल एटम्स प्रेजेंट है। ओके, आगे हम उसको डिटेल में देख लेते। वैसे ये मैंने स्ट्रक्चर आपको दिखाया क्रोमोसोम का, और उसमें का डीएनए का एक स्ट्रक्चर यहाँ पर लिख कर दिया हुआ है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम, और यहाँ पर क्रोमोसोम का कुछ पार्ट्स भी लिखे दिया हुआ है, टेलोमियर, सेंट्रोमियर और दूसरा टेलोमियर, मतलब दोनों एंड पार्ट को बोलते हैं। और ये दोनों फाइबर जो दो पार्ट है, एक्स जैसा जो पार्ट दो दिख रहा है, उसे क्रोमैटिड्स कहते हैं। और उसमें पी आर्म और क्यू आर्म ये भी आपको इमेज में नज़र आ रहा है। ये सभी चीज़ 9th स्टैंडर्ड में इंट्रोडक्शन होकर आया है। नाउ दिस इज डीएनए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। अभी इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, ये बना हुआ है 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड से। डीएनए इज मेड अप ऑफ 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। तो उसको थोड़ा सा डिटेल में हम देखते हैं अभी। सो वी हैव सीन दैट डीएनए बनता है न्यूक्लियोटाइड से। ओके, ये न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या है, यानी डीएनए रियल में किस चीज़ से बने हुए हैं। फर्स्ट जो है, ये जो न्यूक्लियोटाइड के अंदर एक फॉस्फोरिक एसिड होता है, यानी डीएनए का जो स्ट्रक्चर के बारे में बता रहे हैं, डीएनए किससे बने हुए। हम नॉर्मली कॉमनली बोलते हैं कि न्यूक्लियोटाइड से बने हुए। अभी न्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या क्या है, फॉस्फोरिक एसिड, वो क्या है ये फॉस्फोरिक एसिड, इट्स अ फॉस्फोरस कंटेनिंग रीजन। डीएनए के अंदर या फिर वो न्यूक्लियोटाइड के अंदर एक पार्ट होता है जिसमें फॉस्फोरस है। फॉस्फोरस एक एलिमेंट है, आप जानते हैं, एलिमेंट्स का बारे में स्टडी जब किए थे हमने साइंस 1 के लेसन में क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑलरेडी कर चुके हैं। तो जो एलिमेंट है उसमें से एक एलिमेंट है फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरिक एसिड इज अ रीजन इन डीएनए विच कंटेन फॉस्फोरस। दूसरा पार्ट यहाँ पर है एक डीऑक्सीराइबोस शुगर। डीऑक्सीराइबोस शुगर बोलेगा तो कार्बन बेस्ड शुगर होता है, यानी उसके अंदर का मेन कंटेंट कार्बन है। कितने कार्बन वाला शुगर है ये, पेंडा कार्बन मॉलिक्यूल, पेंडा मीन्स 5। ये जो डीऑक्सीराइबोस शुगर के अंदर कार्बन का 5 मॉलिक्यूल है, वो डीऑक्सीराइबोस, राइबोस मीनिंग ही क्या होता है, कार्बन के 5 मॉलिक्यूल। सो सच अ शुगर। और उसके अलावा क्या है, इसमें एक नाइट्रोजेनस बेस है, नाइट्रोजेनस बेस, इसका मतलब है नाइट्रोजन कंटेनिंग रीजन। तो 3 पार्ट्स हैं मेन जो न्यूक्लियोटाइड में या डीएनए में। फॉस्फोरिक एसिड है जो फॉस्फोरस जिसके अंदर है, डीऑक्सीराइबोस शुगर है जिसमें कार्बन है मेन, और एक नाइट्रोजेनस बेस है जिसमें नाइट्रोजन मेन है। अभी जो नाइट्रोजेनस बेस के बारे में हम थोड़ा और डिटेल में देखते हैं, उससे पहले हम डीऑक्सीराइबोस शुगर क्या होता है वो देखते हैं। डीऑक्सीराइबोस शुगर मीन्स 5 कार्बन का एक मॉलिक्यूल जिसके अंदर डीऑक्सीराइबोस, यानी जहाँ पर ये जो
कार्बन के साथ अटैच्ड वाले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन साथ में अटैच्ड में से एक ऑक्सीजन निकल जाते हैं। वर्ड में ध्यान देना, जो नाम है डीऑक्सी राइबोस, डीऑक्सी यानी उसके अंदर का एक बॉन्ड में से OH ऑक्सीजन और हाइड्रोजन था जो, उसमें से ऑक्सीजन को निकाल दिया जाएगा, यानी उसमें ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो डीऑक्सी राइबोस हो जाता है। अगर ऑक्सीजन वहाँ पर रहेगा तो डीऑक्सी वर्ड नहीं आएगा, ओनली राइबोस शुगर होगा। राइबोस शुगर हो गया RNA। दो टाइप ऑफ जेनेटिक मटेरियल है, एक DNA और एक RNA। RNA किस में होता है? नॉर्मली वायरसेस में होता है। वायरसेस का अभी हम वायरस आए दिन बहुत वायरस सुन रहा है, जो हमारा बहुत ही पहचान वाले, जो बहुत फेमिलियर कोरोना वायरस जो हुआ है, वो भी उसके अंदर का भी बॉडी का जो मेन जेनेटिक मटेरियल मतलब एक जनरेशन में कैरेक्टरिस्टिक्स को पास करने वाला जो मेन मटेरियल है, दैट इज़ RNA। तो वायरसेस में RNA इज़ द मेन जेनेटिक मटेरियल, और बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में DNA इज़ द जेनेटिक मटेरियल। तो RNA में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, डीऑक्सी राइबोस नहीं है, राइबोस न्यूक्लिक एसिड है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। DNA में वो एक मॉलिक्यूल का सिंगल ऑक्सीजन निकल गया हुआ रहता है, या तो वो डीऑक्सी राइबोस शुगर। इतना डिटेल में आपको एक्चुअली पढ़ना है नहीं है, क्योंकि आप अभी तो 10th स्टैंडर्ड में, 10th स्टैंडर्ड के लेवल के लिए इतना काफ़ी है। और नाइट्रोजनस बेस के बारे में हम थोड़ा और देखते हैं। तो नाइट्रोजनस बेस यहाँ पर 4 होता है DNA में, ठीक है, उसके बारे में हम देखते हैं। Nitrogenous bases. There are two kinds of nitrogenous bases. I am commonly talking about DNA and RNA. दोनों का एक साथ मैं बता रही हूँ जो nitrogenous bases है। DNA में भी 4 kind of nitrogenous bases होता है, RNA में भी वैसे ही होता है। तो ये nitrogenous bases को 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, एक प्यूरिन से और एक पायरिमिडिन से। नाइट्रोजनस बेसिस DNA के अंदर का एक पार्ट के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, ज़्यादा डोंट गेट कन्फ्यूज्ड, ये सब हमने लास्ट ईयर का साइंस में देख चुके हैं। तो 2 काइंड ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस होता है, एक प्यूरिन्स और एक पायरिमिडिन्स। प्यूरिन्स में आता है एडिनिन और ग्वानिन। प्यूरिन्स में आता है 2 नाइट्रोजनस बेस, दैट इज एडिनिन और ग्वानिन, और ये दोनों को प्यूरिन्स नाम का कैटेगरी में डाले हैं। साइंटिस्ट लोगों ने दिया हुआ नाम है ये सब, उनके क्वालिटी के हिसाब से, उनके स्ट्रक्चर के हिसाब से। पायरिमिडिन्स के ग्रुप में आता है एक थायमिन, एक साइटोसिन और एक यूरासिल। थायमिन, साइटोसिन और यूरासिल। अभी जो थायमिन है वो सिर्फ और सिर्फ DNA में पाए जाते हैं, साइटोसिन RNA में भी होता है। यूरासिल सिर्फ और सिर्फ RNA में पाए जाते हैं, यानी DNA में नहीं पाए जाते हैं। थायमिन सिर्फ DNA में पाए जाते हैं, RNA में नहीं। यूरासिल सिर्फ RNA में पाए जाते हैं, DNA में नहीं। एक बार और रिटर्न बता देती हूँ आपको, नाइट्रोजनस बेसिस क्या क्या है करके हम पढ़ रहे हैं अभी, DNA के अंदर पाए जाने वाले, और उसके साथ हम RNA को भी जिक्र कर रहे हैं। ओके, तो ये था नाइट्रोजनस बेसिस, प्यूरिन्स और पायरिमिडिन्स, 2 सेक्शन। प्यूरिन्स में एडिनिन और ग्वानिन होता है, पायरिमिडिन्स में थायमिन, साइटोसिन और यूरासिल। थायमिन सिर्फ DNA में आता है, यूरासिल RNA में आता है। और बाय मिस्टेकली जो टाइपिंग मिस्टेक हुआ था यहाँ पर साइटोसिन का CYTOSINE, प्रीवियसली इट वाज C, मैंने उसको चेंज कर दिया है। ओके, नाउ लेट्स गो अहेड। ये DNA का स्ट्रक्चर को और मैंने थोड़ा डिटेल में किया हुआ, इधर देखो अलग अलग कलर से यहाँ पर दिखाया है, बराबर। तो यहाँ पे देखो ऑरेंज कलर से एडिनिन को दिखाया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओके, एडिनिन का स्ट्रक्चर होता है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर तो आपको इतना डिटेल में कुछ करना नहीं है। और ग्वानिन को एक इस कलर में ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत एक क्या बोलते हैं, पर्पल लाइट ऐसा कलर में दिखाया गया हुआ है। ओके, ये ग्वानिन हुआ, और एक ग्रीन कलर में दिखाया, दैट इज थायमिन, और ब्लू कलर का, हल्का सा ब्लू कलर का शेड में जो दिखाया हुआ है वो साइटोसिन। ओके, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या नहीं है, यूरासिल नहीं है। मैंने पहले ही आपको बताया, यूरासिल जो नाइट्रोजनस बेस है वो सिर्फ RNA में पाया जाता है। अगर RNA का स्ट्रक्चर आप निकालोगे तो वहाँ पर आपको थायमिन
नहीं दिखाई देगा। ओके, और डीएनए का स्ट्रक्चर देखो ऐसा डबल स्ट्रैंडेड है तो आरएनए का सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, तो दोनों का फर्क डिफरेंस भी एक हल्का सा एक्सप्लेनेशन में मैं दूंगी आपको, ठीक है। अब यहाँ पर और एक मैंने इमेज यहाँ पर दिया हुआ है, ये हमारा लास्ट ईयर का टेक्स्ट बुक में दिया गया हुआ था। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आर्डिनिन और थाइमिन नाइट्रोजनस बेसिस का जो पेयर है, पेयर यानी जोड़ी में रहता है ये पेयर में हमेशा आर्डिनिन और थाइमिन, आर्डिनिन थाइमिन, एक प्यूरिन और एक पायरिमिडिन, दोनों साथ में जुड़ते हैं, साथ में कोडिंग मतलब साथ में अटैच होते हैं। तो पेयर बनते हैं तो आर्डिनिन के साथ थाइमिन, ओके, और ग्वानिन के साथ साइटोसिन, यहाँ पर उठाकर दिखाया हुआ है। आर्डिनिन के साथ थाइमिन और ग्वानिन के साथ साइटोसिन, इस तरह पेयर होता है। ओके, पूरा डिटेल में ये इमेज में दिया हुआ है, और ये कंटिन्यू ऐसा गुंडाल कर बनता है, तो इस तरह राइट साइड में दिया हुआ ये डीएनए का स्ट्रक्चर इस तरह बन जाता है। ये लेफ्ट साइड में जो दिया हुआ है थोड़ा माइक्रोस्कोप के लिए आपको एनलार्ज करके दिया हुआ है, और राइट साइड में वो पूरे मॉलिक्यूल कैसा जुड़े हुए हैं और वैसा ट्विस्ट होकर किस तरह डीएनए का स्ट्रक्चर बनता है वो दिया हुआ है। ओके, और बच्चों जिस तरह मैंने आपको बताया कि डीएनए और आरएनए का मैं फ़र्क आपको बता दूंगी करके, दोनों का फ़र्क आप देख सकते हैं। ओके, यहाँ पर तो ऊपर उसका बड़े बड़े इमेजेस में दिया हुआ है, नीचे उसको और सेपरेट करके दिया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो डीएनए में है, यहाँ पर आप देखोगे तो OH में O नहीं है, आरएनए में जाओगे तो OH है। देखो स्ट्रक्चर, कार्बन कार्बन दिख रहा है ना, कार्बन का 5 मॉलिक्यूल्स इसके अंदर है। ये कार्बन के मॉलिक्यूल्स में एक मॉलिक्यूल में यहाँ पर OH है, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ H है। दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, और ये राइबोन्यूक्लिक एसिड, डी फॉर डीऑक्सी यानी ऑक्सीजन नहीं है, एक मतलब सेकेंड कार्बन के मॉलिक्यूल में से ऑक्सीजन एक नहीं है। ओके, सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। और डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है यानी ट्विस्टेड होता है ऐसा, और आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। ओके, इस तरह। ओके, सो ये था डीएनए और आरएनए के डिफरेंस। यहाँ पर फिर से मैंने दिया है आपको आर्डिनिन, थाइमिन और ग्वानिन, साइटोसिन, जो डीएनए के अंदर के जो नाइट्रोजनस बेसिस है उसका स्ट्रक्चर फिर से दिया हुआ है। ये भी इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, जस्ट आपका थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैंने दिया हुआ है। सो बच्चों ये वीडियो में बस यहाँ मैं स्टॉप कर रही हूँ क्योंकि वीडियो का लेंथ और बढ़ते जा रहा है। सो लेट अस कम बैक अगेन विद द नेक्स्ट वीडियो, इन दैट वी विल स्टडी मोर अबाउट जीन्स। ओके, जेनेटिक इंजीनियरिंग और जेनेटिक्स करके जो साइंस होता है वो। तो इस तरह हमारा इंट्रोडक्शन हो गया लेसन का। अभी तक हमारा टेक्स्ट बुक का हमने टच नहीं किया है। मैं सोची कि पहले आपको ये सब थोड़ा डिटेल्स दूं तो आपका बेसिक थोड़ा सा मजबूत रहेगा, तो लेसन अच्छा से हम समझ पाएंगे। ओके, तो इतना ही ये वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।